सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान तेज़ी से माशी इस्तेहकाम की जानिब सफ़र कर रहा है। IMF वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया और बहुत ही बारीकी से पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लिया गया है। मुल्क की मईशत बेहतर ज़रूर हुई है लेकिन चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा है कि IMF हैरान है कि 14 माह में मईशत कैसे संभल गई है, कारोबार और मईशत आखिर कैसे मुस्तहकम हो रहे हैं। महंगाई 38% से कम होकर 7% पर आ गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा है कि हुकूमती इक़दाम के नतीजे में महंगाई और शरह सूद में कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ा है। मुआशी माहिरीन ने समझते हैं कि मुल्क की मईशत इस वक्त खास तवज्जो की मुंतज़िर है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सेक्टर्स को किरदार अदा करना है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा, लेकिन इस वक्त बैंकिंग सेक्टर ने तमाम नज़रें अपनी तरफ कर ली हैं। बैंकिंग सेक्टर इजाफी टैक्स की अदायगी से बचने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हुकूमत पर टैक्स जमा करने के लिए सख्त दबाव इस वक्त मौजूद है। हुकूमत रवा माली साल की पहली सहमाही में भी हदफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, लेकिन बैंक्स एक बार फिर इजाफी टैक्स की अदायगी से बचने में कामयाब हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को बैंक से इजाफी इनकम टैक्स की वसूली से रोक दिया है। बैंक्स को एडवांस टू डिपॉजिट रेशो यानी ADR पर 50% बेंचमार्क से नीचे रहने पर इजाफी टैक्स अदा करना होता है। 2022 में जब इस टैक्स पॉलिसी को नाफिज किया गया था तो जब से ही बैंक्स को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का वाहिद मकसद इस पॉलिसी को नाफिज करने का यह था कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स को कर्ज फराहम करें और उनकी हौसला अफजाई करें। अब हुकूमत मुल्क में प्राइवेट सेक्टर की सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए बैंक्स के कर्जों से फ़ायदा उठाना चाहती है, जिसके ज़रिए ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, मज़ीद टैक्स रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है और माली साल 2025 के लिए 12.97 ट्रिलियन टैक्स वसूली के हदफ को भी हासिल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स के नंबर्स को अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स हमेशा से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले रहे हैं। बैंक्स ने बढ़ती हुई शरह सूद की वजह से खूब सरमाया कमाया है, जिससे सरकारी बॉन्ड्स पर पैदावार में इजाफा भी हुआ है। माली साल 2023 में बैंकिंग सेक्टर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुनाफा कमाया था। 2022 में जब ADR टैक्स पॉलिसी को मुतारिफ करवाया गया था तो उसके पॉजिटिव नताइज निकल कर सामने आए थे और आज भी आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्जों में तकरीबन 824 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। शरह सूद में कमी होना बेहतर होती मईशत का सबूत है, लेकिन इससे बैंक्स खुश नहीं है क्योंकि उनकी सूद की आमदनी में नुमायां हद तक कमी आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ लिस्टेड बैंक्स की तरफ से दायर की गई शिकायत पर हुकूमत को उस वक्त तक बैंक्स के कर्जों की बुनियाद पर टैक्स वसूल करने से रोक दिया है जब तक इन बैंक्स की जानिब से जमा कराई गई दरखास्तों पर कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता। अब 3 दिसंबर को अगली समाअत होनी है, जिस पर इस वक्त सबकी नज़रें मुआशी माहिरीन मुल्की मुआशी मामलात अदालत में ले जाने को खुशाइन करार नहीं दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्की मुआशी मामलात भी अदालत में लेकर जाना एक अच्छा इशारा नहीं है। तक जिन मुआशी माहिरीन से हमारी अपने प्रोग्राम में बात हुई है, ज़रा एक छोटा सा उनका क्लिप आप देखिएगा, फिर अपने मेहमान का भी आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू को फिर हम शुरू करते हैं। अदालतें जो है ना इस मामले में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उन्हें भी प्रोफेशनल्स को इंगेज करने की ज़रूरत है और इसमें स्टे में चले जाना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क का, कि जिसको कुछ बात समझ नहीं आती या जिसको कुछ रुकवाना होता है तो ये एक तरह से टूल बन चुका है चीज़ को रोकने का, जिससे इकोनॉमिक पॉलिसी ज़्यादा हर्ट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हर्ट होती है कि स्टे मिल गया अब कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट स्टे वाली जो अदालतें हैं या स्टे वाले जो टूल्स हैं ये होने ही नहीं चाहिए। कि अदालतों को भी मेरे ख्याल में एक हम्बल सजेशन है, सोचना चाहिए। जो भी हमारे कोर्ट जब भी इकोनॉमिक मैटर्स में इन्होंने इंटरवीन किया है, पाकिस्तान का लॉस ही कराया है। इसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा है। स्टील मिल्स की बहुत बड़ी एग्जांपल है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को रोक दिया इन्होंने। वो दिन और आज का दिन ना सिर्फ वो डील नहीं हो सकी जबकि वो एसिड डिस्ट्रॉय हो गया। तो पाकिस्तान के कोर्ट्स को क्योंकि उनकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग वीक है, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी वो उन्होंने इंटरफेयर किया है उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेम्पोररीली उन्हें रिलीफ दे दिया और 3 दिसंबर उसके लिए डेट फिक्स की है जी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इक्तिसादी या मुआशी मामलात हैं इसके ऊपर रिकोडिक की मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल हमारे सामने है और एक दफ़ा हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें फिक्स भी की थी। तो इस तरह के जो मामलात हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा कोर्ट्स अगर मुहतात रहे तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। कि पिछले दिनों में एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि 1 अरब के प्रॉफिट के ऊपर सुपर टैक्स था, वो भी
आपकी अदालतों ने ख़त्म किया। ये रिलीफ हमेशा अदालतें कार्टेलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। मेरी अदालतों से रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जो कार्टेलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं स्टे देके, इसकी जगह अगर आप एक आम आदमी को रिलीफ दें तो शायद आपको पिज़राई भी मिले। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, माहिर माशियात भी हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही नाराज़ है, उसकी हौसला शिकनी हुई है। अब यही वो सेक्टर है जो कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी में एक बैकबोन का किरदार भी अदा करता है, उसके इकनॉमिक इंडिकेटर्स को ग्रोथ की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ भी लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर इस स्टे से या बैंक्स के अदालत चले जाने से कोई ख़ास खुशी नहीं है इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में। क्यों इतनी डिस्करेजमेंट वाली एक फील इस वक्त पाई जा रही है? अरबाब साहब, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस कि आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम हो गया, मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो अपनी जगह कायम हैं, और आप अपनी जो पॉलिसी साजी और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जब तक फंडामेंटल तब्दीली नहीं करेंगे तो जो प्रोग्राम है वो आपको अलहदा नहीं कर देगा कि प्रोग्राम से अलहदा मईशत जो है वो ग्रोथ की तरफ चली जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। अब उसमें एक पॉलिसी ये है कि कोई मुल्क जिसका एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो है वो क्या होना चाहिए। असल गुफ्तगू तो पहले इस पे कर लेते हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, वो एक डेवलप्ड मुल्क है, वो उनका जो डिपॉजिट ये जो ADR था वो 110% था। जो आपके साथ के ममालिक हैं, चलें साउथ एशिया में देख लें, इंडिया को देख लें और बांग्लादेश को देख लें, और ये हमारे स्टेट बैंक को एज ए रेगुलेटर जाकर ज़रूर इस पे रिसर्च करनी चाहिए, वो 70 से 80% है। पाकिस्तान का ADR जो है वो 41% था, जस्ट गो बैक अ फ्यू मंथ्स, फिर वो 37% हुआ, दिसंबर में 41 था पिछले, फिर 37 हुआ, आज कोई 39-40 के इर्द गिर्द है। इसमें ये जो अगर 50% पे ही अगर पहुंचने की हम कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि जो टोटल 19 बैंक हैं उनमें से 2 सिर्फ ऐसे हैं जो 50% से ऊपर हैं, 17 इससे नीचे हैं, और 11 तो ऐसे हैं जो 40 से भी नीचे हैं। सो ये तशवीशनाक बात होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा इज़ द फॉलोइंग। पाकिस्तान में 50 लाख या 52 लाख इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट्स थी एक सेंसस के मुताबिक पुराने। एक PBS ने अभी एक डिजिटल सेंसस किया है, उसके मुताबिक ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर 60 लाख से भी ऊपर चले गए हैं। नाउ मैं आपको एक दिल दहला दे लेने वाला फिगर देता हूँ, इसमें से सिर्फ 3%, 1,73,000 ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी है। फिर आप कैसे ये इमेजिन करते हैं कि SMEs ग्रो करेंगे या MSMEs जो छोटे माइक्रो अदारे हैं वो ग्रो करेंगे और बनेंगे, और पाकिस्तान में आप बड़ी तरफ जाएंगे इंडस्ट्री की तरफ? तो पहले तो ये दिल दहला देने वाला फिगर है, और ये मैं अपनी जब भी एड्रेस करता हूँ सेमिनार्स ये मैं कोट करता हूँ। इससे आगे चलिए, मैं कहता हूं कि अगर आप 3 साल में पाकिस्तान को देखना चाहते हैं इनटू अ कंफर्टेबल जोन, जहां पे जब फंड का प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हों तो निकल रहे हों, तो आपने अपनी एक्सपोर्ट को 40-45 अरब डॉलर पे लेके जाना है। इसका एक तरीका तो मैन्युफैक्चरिंग है, आप कोशिश कर रहे हैं बहुत, बट मैं मैन्युफैक्चरिंग पर उतना कायल नहीं हूँ जितना मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावारी सलाहियत है, उसको 3 साल में अगर 3-4 बम्पर क्रॉप्स आ रही हों जैसे कि राइस की आई, आप ज़रूर जा सकते हैं अपनी एग्री जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा के एक्सपोर्ट्स की तरफ। आप हैरान हो जाएंगे, 25% ऑफ द टोटल हमारा जो फार्मर कम्युनिटी है उसके पास हमारी बैंकिंग सेक्टर जाता है, और बाकी जो है वो बड़े हायर रेट्स पे लेते हैं लोन फ्रॉम लोन शार्क्स। और जब ऐसा होता है तो मैकेनाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइज़र नहीं ख़रीदा जाता, और जब ये होता है तो प्रोडक्टिविटी गिरती है मुल्क की, और पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आप बताइए कि करना क्या है। अगर तो आप इस चीज़ को लेकर आगे नहीं चलेंगे और हुकूमत की एक डायरेक्शनली मूव करना कि गवर्नमेंट अब थोड़ा सा, अगर हम फॉरेन लोन्स आना शुरू हो जाते हैं तो लोकल लोन्स पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। पिछले 2-3 साल पे लोकल लोन 70-80% गवर्नमेंट बोरोवर बनी हुई थी। क्यों?
बिकॉज एक तो खसारा बहुत रन हो रहा था मालियाती, उसको पूरा करने के लिए लोन की बोरिंग हो रही थी, फॉरेन लोन्स बिकॉज फंड का प्रोग्राम नहीं था, रिजर्व्स गिर रहे थे, कोई कर्जा नहीं देने को तैयार था। दैट सिचुएशन हैज रिवर्स्ड। आज ही मैं देख रहा था $500 मिलियन की एडीबी के साथ एक निगोशिएशन हुई और कंप्लीट साइनिंग हो रही थी ऑन क्लाइमेट। सो वहाँ पे आपको थोड़ी सी रूम मिल गया। सो गवर्नमेंट बाहर निकलना शुरू हुई है। जब गवर्नमेंट बाहर निकलना शुरू हुई है तो यही कहा ना कि आप इसका एडीआर बढ़ाएं। अगर आप 40% एडीआर पे ही रहना चाहते हैं और ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर तो पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। एंड हियर देखिए, अगर स्टेट बैंक इतना अच्छा रेगुलेटर है जिसको हमने एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया, वहाँ पे हमने सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट से तब्दील कर दिया, ये सारा काम तो इन दी एंड पिछले 10-12 साल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, आज भी उनका है। गवर्नमेंट तो एक डायरेक्शनली उनको कह सकती है कि आपने इस तरफ मूव करना है। ये है सारी बॉल गेम। एक और आपको जिक्र करूं, लोग कहते हैं जी लोगों को घर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान में सारी 5 गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं कि जी घर बना के लोगों को दो, रिटायर होने वालों को भी दो, प्राइवेट सेक्टर को, गरीबों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉर्गेज मार्केट होनी चाहिए, मॉर्गेज फाइनेंसिंग होनी चाहिए। लोग जाएं, लोग जाकर बोरो करें, उनकी आप सैलरी रख लें एज अ मॉर्गेज या घर रख लें। मॉर्गेज मार्केट भी नहीं एग्जिस्ट करती। वाई? बिकॉज जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो इतना बड़ा बोरोवर बना प्राइवेट सेक्टर से कि हमने यहाँ देखा कि आज एडीआर जो हमारा लोएस्ट बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगा, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन, उसका जो एडीआर है ना वो 25% है। जो उससे ऊपर है बहुत बड़ा बैंक, उसका एडीआर 26% है। उससे ऊपर चले जाएं 26%। वहां से लेकर ये सफर कैसे फिर तय होगा? जो 250% से ऊपर वाले हैं वो जेएस बैंक और सिल बैंक, हम उन दोनों के नाम ले लेते हैं चलें, ताकि बाकी सबको पता चल जाए कि कोई और इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। So you have to be really serious about this, right? ये हैं फंडामेंटल शिफ्ट्स। एक तो हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं ना चेंज होने हैं, एक चेंज होना है फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ पॉलिसी, वेयर यू मूव आउट द पब्लिक सेक्टर एंड वेयर यू मूव इन द प्राइवेट सेक्टर, which means SMEs, MSMEs, which means agriculture. For me these are two important ones. लार्ज स्केल वाला जो है ना वो तो ले ही लेता है पैसे, उसको पैसे 1% पे आप टर्फ में उसको पकड़ा ही देते हैं $2.5 अरब। उनके पास जाने के लिए बैंकों को अगर पब्लिक सेक्टर निकलेगा और इस एडीआर की रिवीजन होगी तो हम जाएंगे। मुझे ये जो 197 अरब रुपया आपने कलेक्ट करना ना, मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए अहमियत इस चीज़ की है कि क्या हमारा एडीआर इंडिया और बांग्लादेश के करीब आने में कितना टाइम लगेगा। मुझे आज इसका एक पर्चा चाहिए जो हमारा रेगुलेटर हमें बता सके और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको वेट कर सके कि दिस इज़ आवर 3-year प्लान टू मूव ऑन दिस। आई थिंक आपने आज एक बहुत ही, हम हमेशा स्ट्रक्चरल इश्यूज की गुफ्तगू करते हैं, आज हमने पॉलिसी की तब्दीली की एक गुफ्तगू की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हैं वो वल्नरेबिलिटीज जिसमें से पाकिस्तान को अगर नहीं निकालेंगे ना तो ये कहते रहना तो ठीक है कि 3 साल बाद फंड का प्रोग्राम ना हो, पर एक्सपोर्ट कैसे बनेगी अगर एक एसएमई वाला जो आज $1 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है वो 5 मिलियन पे नहीं जाएगा। अगर क्रेडिट नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। अगर मॉर्गेज फाइनेंसिंग होगी तो घर मिलेंगे तो गवर्नमेंट को इस काम से भी निकालेंगे। सो आई थिंक यू रियली टच ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई रियली होप कि वी कैन डू दिस। फिर आखिरी बात इस पे आ जाइए। एक अनकंफर्टिंग फिगर ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 13% पे आ गया है। ये 50 साल का लोएस्ट है। आप जिसको अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं ना, चाइना को, वो 40% रन करता है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी। इंडिया 30-35, बांग्लादेश 30-35, वियतनाम 30-35। ये एक इम्पॉर्टेंट जुज है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट होती है। अगर ये दोनों चीज़ें, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एफडीआई 13% और बैंकिंग सेक्टर बोरो नहीं करने दे रहा प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर मुझे बता दीजिए ना कि आप 3 साल बाद IMF से निकलने का आपके पास क्या रास्ता। सही। तो खान साहब, ये एज रेगुलेटर क्या स्टेट बैंक को अपना रोल से अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनका किरदार क्या है, वो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, या थोड़ी सी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये केस इतना ख़राब हो गया कि अब बैंक्स ऐसे मौके पर अदालत जाने पे मजबूर हो गए कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो हायर साइड पे थे पूरे साल वो अब बहुत लोअर साइड पर आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट सेक्टर का एक इंटरेस्ट और अट्रैक्शन उसकी बढ़नी थी लैंडिंग की तरफ। तो ऐसे मौके पे ये स्टे ले लेना, इससे तो हमारी इकॉनमी बिल्कुल जैम हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर के हवाले से। तो
दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमने एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी लिखी, मैं गवर्नमेंट में ही था जब ये स्ट्रैटेजी लिखी गई, और ये सारी गुफ्तगू हुई कि कैसे ये NFIS को आगे लेकर चलना है। स्टेट बैंक ऑब्वियसली उसमें लीड लेता है और बाकी रेगुलेटर्स से बेहतर सलाहियत रखता है। तो आई रियली होपिंग कि किसी वक्त कोई NFIS पे कोई सेमिनार में वो हमें बताएं कि उन पे हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं और क्या क्या काम हुए हैं, और आई एम श्योर के हुए भी होंगे। दूसरी बात, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये तो बात ठीक है, आपके बाकी स्पीकर्स ने भी की, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि जब गवर्नमेंट जाती है कोर्ट्स में और अगर कोर्ट कोई स्टे दे रहा होता है तो उसी वक्त गवर्नमेंट को, जब इतना इंपॉर्टेंट मसला, और मेरे लिए तो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो 197 अरब उठाना है, अगर गवर्नमेंट जाती है तो फिर जो हमारा वहाँ पे वकील पेश होते हैं उनको अपने साथ एक्सपर्ट्स लेके जाने चाहिए ना, वो एक्सपर्ट्स बता सकें कि इसका क्या। मेरा ख्याल है कि अगर उनको ये बताया जाता कि 70-80% वहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में 110 है, आप बताइए यहाँ पे खड़े हैं, हम इस क्रेडिट को चैनलाइज करना चाहते हैं। आज की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट सेटिंग अप एन इंडस्ट्री एंड सेइंग ये गवर्नमेंट सेटअप करना चाहती है, इट इज़ ड्राइविंग दिस काइंड ऑफ export led growth or creating mechanisms and policies. This is exactly what it is. So कोर्ट को हमें बताना चाहिए था। जहाँ तक स्टेज का ताल्लुक है, हालांकि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा गवर्नमेंट का जो हमारा स्टे है वो मेंटेन नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाना चाहिए। 3400 अरब का सेल्स टैक्स में बताया जा रहा है, और बाकियों को मिलाकर के स्टेज हैं, शायद 2700 अरब से 3400 अरब के फिगर आ रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में, उसमें ऐसे भी केसेस होंगे जो नहीं हो सकते, बट इनमें कोर्ट का क्या रोल होगा ये तो कोर्ट को खुद तयन करना है। मैं आज भी समझता हूँ कि एग्जीक्यूटिव को अपने अंदर कैपेबिलिटी बनानी चाहिए कि वो जाकर ये आर्ग्यू कर सके। हमने ये कई दफ़ा आर्ग्यू किया, मुझे याद है GIDC का केस था, वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड वी मेट द पीपल एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम थ्रू द एडवोकेट जनरल कि ये है। आज भी 423 अरब रुपया फंसा हुआ है उसमें। सो the role of the state to take these cases and get them vacated, the role of the courts to themselves think कि executive की क्या jurisdiction है और क्यों सोच के लगाया गया है। आखिर फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक ने कुछ सोच के ये किया होगा। सोच तो आपके सामने मैंने बड़े खोल के रख दी है कि क्या सोच है। नेबरिंग कंट्रीज और एडवांस्ड इकोनॉमीज को देखें और पाकिस्तान के वो 3 सेक्टर्स देखें जिन्होंने न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बनना है। और इसको छोड़ दीजिए, आपका ख्याल है कि कोई ITES वाला बच्चा जो खुद कंप्यूटर या अपने सेटअप करना चाहता है वो बैंक से लोन लेने जाएगा तो उसको कोई एंटरटेन भी करेगा। सो यू हैव टू रियली थिंक कि ना कि गवर्नमेंट लैपटॉप बांट रही हो, उसको जाना चाहिए, उसको अपनी फ्यूचर अर्निंग्स करनी चाहिए। बैंक अब ये काम करना शुरू करेंगे जब उनको ये होगा कि हमने ADR भी बढ़ाना है, और ये गवर्नमेंट जो है वो तो अब 40% की बोरोर रह गई है, अब तो हमें हर सूरत में जाना पड़ेगा इस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। दैट इन 3 years हैज़ टू चेंज। ये कॉन्वर्सेशन जो आज हमने की है, मैं हूं या ना हूं आपके पास साथ, आप 3 साल बाद जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा और देखिएगा कि ये फिगर्स क्या कहते हैं। दैट इज द लिटमस टेस्ट। ठीक है, तो खान साहब जाहिर है फिर आपको उस वक्त ज़हमत देंगे और बैठकर हम ये वाला क्लिप भी चलाएंगे और इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन अब एक तरफ ये मामला अदालत चला गया, रेगुलेटर अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। अगर स्टेक होल्डर्स आपस में बैठते, बिजनेस कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर और बैंक्स अगर बैठ जाते और कोई वे आउट इसका निकालने की कोशिश करते तो शायद सिचुएशन इससे कुछ बेहतर रहती, या बैंक्स को यही करना था चूँकि उन्हें तो अपने 197 बिलियन बचाने थे, उनके नज़दीक शायद प्राइवेट सेक्टर की कम मार्कअप रेट पर या कम इंटरेस्ट रेट पर उनको वो लैंडिंग की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितना वो एक इजी एक्सेस गवर्नमेंट को देकर कमा लेते हैं। तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी, इस मसले का अदालती हल के अलावा कोई और सोल्यूशन मौजूद नहीं था। देखिए, एक तो दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट साथ साथ कुछ और काम भी कर रही है। अगर विंटर पैकेज दिया है तो उम्मीद करते हैं कि कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और SMEs में बोरोइंग आएगी। सो साथ साथ ये भी चलाना है। देखिए, मैं तो हमेशा समझता हूँ कि अक्रॉस द टेबल बैठकर गुफ्तगू कर लेनी चाहिए थी बैंकों के साथ। ये काम स्टेट बैंक भी कर सकता है, ये काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कर सकती है, PMO भी कर सकता है। सारे इदारे जो हमारे फ़ाल इदारे हैं वो ये काम कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि एवरीवन पिचेस इन देयर ड्यू एंड डजंट क्रिएट हर्डल्स। जो 197 अरब रुकने से IMF भी फिर अलर्ट हो जाएगा, पूछेगा जी इसमें क्या आया क्या नहीं आया। सो नेगोशिएशन स्टार्ट्स। सो अक्रॉस द टेबल बैठ के स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, IMF के प्रोग्राम को चलाने का एक जुज़, क्योंकि मैंने 13-16 का प्रोग्राम चलाया है पाकिस्तान का, तो मैं बड़ा अवेयर हूँ। इस GIDC का मसला है, गॉट ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर, सैट देयर, 40 अरब की रिकवरी की, विद इन 3 months नया टैक्स नहीं लाना पड़ा।
डू सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, सिट विद देम। पर मैं समझता हूँ कि फाइनेंस की अथॉरिटीज़ और स्टेट बैंक की अथॉरिटीज़ बड़ी समझदार हैं, वो इस कॉन्वर्सेशन को समझ के ज़रूर बैंकों से इंगेज हो गई होंगी और आगे बढ़ रही होंगी। ये तो एक ऑनगोइंग चीज़ है जिसको रखना चाहिए। और मैं पूरी तरह उम्मीद रखता हूँ कि शायद दिसंबर में जब भी नेक्स्ट तारीख आएगी, ज़रूर डिले हो गया है थोड़ा सा, हम इसको विकेट कराने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इसी मामले पर ज़ुबैर गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, उनसे ज़रा उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे कि अब ये मामला वो किस तरफ जाते देख रहे हैं, इसका क्या हल निकलना है। और अपने एक पॉजिटिव एंड की तरफ अगर तो ये मामला जाता है तो ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर के लिए और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब एडीआर टैक्स के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया है उसके बाद प्राइवेट सेक्टर हमारा बिलखुसूस इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुआ है। और अब देखना ये है कि जिस तरह पहले प्राइवेट सेक्टर के पास अपॉर्चुनिटी थी बैंकों से ज़्यादा लोन हासिल करने की, क्या अब भी वो अपॉर्चुनिटी बरकरार रहेगी और इसके फिर हमारे इकॉनमी पर कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। चूँकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की राय है, बहुत सारे जो माहिर माशियात हैं वो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा मोहतात अंदाज में अदालत को इस मामले को डील करना चाहिए और जो माशी मामलात हैं वो अगर पॉलिसी साजों के दरमियान या जो हुकूमत है उसके और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान ही तय हो जाए करें तो वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन शायद हो सकता है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर गिलानी साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये प्राइवेट सेक्टर जो इस वक्त डिस्करेज हो रहा है इस स्टे ऑर्डर के बाद, ये मामला किस तरफ जा सकता है, इस पर आप अदालत का क्या रोल देख रहे हैं? अब हम अपने मौशी मामलात को लेकर अदालत का रुख कर रहे हैं। ये जो इजाफी टैक्स था 15% का, ये सारी चीज़ें कई महीनों से सब बैंक्स को पता थी। ये गवर्नमेंट जब पॉलिसी लेकर आई थी वो बड़ी क्लियर पॉलिसी थी और इसका फ़ायदा भी शायद हमारी इकॉनमी को होता टैक्स कलेक्शन की सूरत में। फिर क्यों ये इस तरह का स्टे जारी कर दिया गया है? देखिए, एक तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स हैं पिछले चंद सालों में, स्पेशली जहाँ पे हुकूमत जो है वो सबसे बड़ी कर्ज लेने वाला इदारा है बैंकारी के निज़ाम से, तो वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन पे मज़ीद टैक्स भी लगे हैं और उन्हीं टैक्सेस की एक शक्ल ये एडवांस टू डिपॉजिट रेशो के ऊपर जो एक मखसूस तादाद से नीचे की अगर है तो उस पर इंक्रीमेंटल टैक्स लगा है, जिसकी जो मंतक है वो तो ये है कि बैंकों को इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को कर्जा दें। अब मसला उसमें यह है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक डेप्थ का भी इशू है, उसमें इतनी गुंजाइश उस तरह से नहीं है कि, और उसकी बहुत सारी वजूहत है। कोई इससे एक स्टे ऑर्डर के मिलने या ना मिलने से एक्सेस टू क्रेडिट जो है उस पर कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। गो के हमें हमारा टॉप प्रायोरिटी रेवेन्यू कलेक्शन होनी चाहिए और उसमें भी जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में जो ज़्यादा नफ़ा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स शरह उसकी ली जाए, तो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस टैक्स के ऊपर ये जो स्टे ऑर्डर है, अगर ये अव्वल तो इसको हुकूमत की ये कोशिश होनी चाहिए थी आज से नहीं पहले से कि थ्रू द स्टेट बैंक वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करती कि ये हमारा पॉलिसी मेजर है, हम जो है आपको इनकरेज करते हैं बैंकों को कि आप प्राइवेट सेक्टर में अपना क्रेडिट बढ़ाएं ताकि इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट जो हुई है वो उसमें कमी आए। लेकिन वो खाली ये कि इस फैसले से यही इस एक टैक्सेशन के मेजर से नहीं होगा, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे कंसर्न्स बैंकों के भी जायज़ हैं कि जो हमारा एसएमई सेक्टर है वो बिल्कुल डोमिनेंट है, उसके अंदर जो हमारा निज़ाम है अकाउंटिंग का जिसके तहत लोग अपने साल के एंड पे अपने माशी साल के एंड पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उनकी जो सच है वो हकीकत में बहुत कमज़ोर होते हैं। सो आई थिंक उसमें वो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, ना बैंक उन पर रिलाई करते हैं। तो इसलिए बैंकों के लिए भी ये बड़ा मसला है कि वो किसको कर्जा दें, और ताकि अगर कर्जा वापस नहीं आएगा तो ज़ाहिर ही बात है कि जिस हद तक शरह टैक्स है उतना नुकसान जो है वो आवाम को भी होता है कि जो बैड लोन्स हैं जब वो राइट ऑफ होते हैं
तो जिस हद तक उन पे टैक्स पे किया गया होता है वो राइट बैक मिलता है बैंकों को। तो बैंकों के कर्जे की नादहिदगी की सूरत में उसका आम असर आम आवाम पे के ऊपर टैक्स पेयर पे भी पड़ता है। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को खाली इस तरह से देखना कि इससे 200 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा, ये ठीक बात है कि इसमें ये एक मेजर अमाउंट है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बैंकों के साथ रेगुलेटर और गवर्नमेंट मिलके ये एक मुस्तनद बेसिस पे तय कर लेती कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इसमें भी मैं अर्ज करूं कि लास्ट डे के ऊपर जो ADR की कंप्लायंस है उस बेसिस पे टैक्स लगाना ऑन रोलिंग एवरेज जो आपने गवर्नमेंट इनकम से कमाई है, उस तरीके में भी ये एक इबाम सा नजर आता है कि शायद इसका मकसद विंडो ड्रेसिंग ज्यादा है, ना कि हकीकी तौर पे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बैंकों को इनकरेज करना कि वो आम प्राइवेट सेक्टर को कर्जा दें। आप देखिए हमारी जो टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री का जो क्रेडिट या एसेट पोर्टफोलियो है, अगर वो तकरीबन 16 ट्रिलियन के करीब है, तो उसमें से आधे से कम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में और बाकी तो गवर्नमेंट के पास है। और जो प्राइवेट सेक्टर में उसमें भी तकरीबन 2/3 मैन्युफैक्चरिंग का है, और उस 2/3 मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप देखें तो टोटल प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का 1/4 तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट एक कॉस्ट कंपोनेंट है जो जाहिर बात है अगर प्रोहिबिटिव होगा तो इंडस्ट्री की वो ताकत ही खत्म हो जाएगी कि वो बोरो करे। सही। ये अच्छा हुआ कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा जो दूसरे ज़ैली मसाइल हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल एनर्जी कॉस्ट हैं या जो बाकी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, उन सब को सामने रखते हुए जब तक गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंसी के साथ लॉन्ग टर्म एक फोकस नहीं करेगी रेवेन्यू कलेक्शन पे, तब तक ये मसले सतही तौर पे ही हल होंगे। इनका लॉन्ग टर्म। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये कुछ फिगर्स तो अभी प्राइवेट सेक्टर के जो कर्ज के हैं वो आपने भी कोट कर दिए, ये तासुर सही है या गलत है जो प्राइवेट सेक्टर से मुतालिक बन रहा है कि प्राइवेट सेक्टर इस वक्त कर्ज हासिल ही नहीं करना चाहता, लेना ही नहीं चाहता, जबकि हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं। पिछले 2 रोज़ में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से मेरी भी बात हुई है, इस प्रोग्राम में भी आया, प्रोग्राम व्यापार में भी आया जो हम शाम में करते हैं, तो वो तो सब बड़े होपफुल हैं कि जब ये इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं तो अब तो ऑटोमेटिकली रुझान बैंकिंग की तरफ बढ़ना था प्राइवेट सेक्टर का। ऐसे मौके पर जब ये स्टे ले लिया गया है तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में बड़ी डिस्करेजमेंट इस वक्त पाई जा रही है। देखिए, जो कर्ज का इस्तेमाल है या जो हसूल है, अगर तो वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो वो एक और चीज़ है, लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग तो मुल्क के अंदर हो रही है ना, एक आदमी से दूसरे हाथ को जा रहा है, दूसरे हाथ को जा रहा है, तो उससे एक हद तक ही फायदा है। आपको रियल फायदा तब है जब आप बाहर की दुनिया को ज्यादा चीजें बेचें बनिस्बत उन चीजों के जो आप उनसे खरीदते हैं, ताकि उससे आपका करंट अकाउंट सरप्लस एक सस्टेनेबल सरप्लस हो, और वो सरप्लसेस जो हैं उनकी जो इक्विवेलेंट रुपीज आप समझ लें वो पाकिस्तान में कारोबार के ऊपर इन्वेस्ट हो, सरप्लसेस इंसानों पे इन्वेस्ट हो या कारोबारों में इन्वेस्ट हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है कि अगर एकदम जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर बाकी जो फैक्टर्स हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को चलाने के लिए, अगर वो इन प्लेस नहीं है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले अर्ज किया एनर्जी कॉस्ट हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप नए कारोबार की बात करें तो उसमें ज़मीन की वैल्यू इतनी प्रोहिबिटिव है कि हमारे जैसे मुल्क में इतनी कीमती ज़मीन के ऊपर जब कोई लेके फैक्ट्री लगाएगा तो वो चलाएगा कैसे, तो उसका ज़्यादा सरमाया तो ज़मीन में चला जाएगा, और फिर कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अर्ज करूँ कि इंटरेस्ट रेट के गिरने से डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन वो इमीडिएट नहीं होगा, और वो एक आहिस्ता आहिस्ता एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जब तक जिस मुल्क में देखें आपने बात की अदालतों पे फैसले पे, अब हमारी अदालतें वैसे भी अब यूनाइटेड नेशंस की तरह हो गई हैं कि जहाँ पे 2 ताकतवरों के बीच में मसला हो वो साइड पे हो जाती है, और ये एक गरीब और एक ताकतवर का मसला हो वहाँ पे उनकी रेजोल्यूशन सामने आ जाती है। तो हमारे यहाँ भी ये, अब मैं समझता हूँ कि ये रिकॉर्डिक का एग्जाम्पल ले लें या इस पाकिस्तान स्टील मिल का एग्जाम्पल पहले का ले लें, मेरा ख्याल है जनरली स्पीकिंग इन बारीक टेक्निकल मसलों में जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, उनमें अगर आप लेटर ऑफ द लॉ को सामने रखते हुए लॉ पॉइंट पे अगर कोई अदालत फैसला देती है जिसका ओवर रीचिंग नुकसान अगर होता है, तो मेरा ख्याल है अदालतों को ऐसी चीज़ों में करने से, इंटरफेयर करने से थोड़ा सा माजी से सीख के रिफ्रेन करना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ उस सोर्स को टैप करें जो कि ऑलरेडी टैप्ड है और इतना टैप करें कि उसकी भी जान निकल जाए। सो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अपना टैक्स बेस ब्रॉडन करने के लिए सारे काम करने चाहिए। इस
पर्टिकुलर टैक्स के निज़ाम में या इसके फलसफे में कोई ऐब नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट को लैंड कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को नहीं कर रहे हैं, तो उसका आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। आई थिंक इसकी थियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2021 में आया था और उसके बाद फिर ये रूल 6C था शायद, सब रूल 6A था शायद, रूल 6C का। तो ये अच्छी, इसके फलसफे में कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर गवर्नमेंट को, सक्सेसिव गवर्नमेंट को, यानी कि 22 में जब आया, ये 22 में था ऑलरेडी, 22 के बाद 23 और अब 24 में भी, तो ये अगर एक दफा आप क्लियर कट एक पॉलिसी बनाते हैं और उसके ऊपर कोई इबाम नहीं होता तो फिर वो टैक्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप हर साल उसको आगे आगे करते जाएंगे तो उसमें भी फिर शेर आया वाली बात है कि इंडस्ट्री को पता लग जाएगा। साहब हुआ था कि 23 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, गवर्नमेंट ने खुद ही इसको विड्रॉ कर लिया, फिर जनवरी 2024 में इसको फिर लॉन्च किया। तो ज़ाहिर है लॉन्चिंग से पहले मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे होंगे, बातचीत हुई होगी, उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, तभी फिर इसको लॉन्च किया गया होगा। अब वो भी जनवरी से इंतज़ार करते करते वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर में जाकर वो स्टे ऑर्डर हासिल कर रहे हैं, जबकि अब एंड कलेक्शन का वक्त आ चुका था। तो ये इकोनॉमी को एक स्लो करने वाली बात हो गई, एक इंटेंडेड एक्ट हो गया। अब ये मतलब मुल्क के मफाद में भी सोचना चाहिए। एक तो ये कि स्टेक होल्डर, सॉरी, एक तो ये कि नए टैक्स मेजर्स जो हैं फ्रॉम पॉलिसी पर्सपेक्टिव वो लगाते हुए एक गुड प्रैक्टिस है जो जिसको हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कहते हैं। उसमें गवर्नमेंट ज़रूर, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स करती हैं, बातचीत करती हैं, लेकिन ये भी गलत होगा कि हम कहें कि उनके कंसेंट से लगता है। सो गवर्नमेंट सुनती ज़रूर है, लेकिन बहरहाल वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो फैसला करती है वो उस पर इम्प्लीमेंट करती है। सो ये जो मेरा इसमें जो इशू था इस पर्टिकुलर टैक्स के ऊपर, कि अगर आप लगा के हटाएंगे फिर लगा के हटाएंगे तो फिर जिस पे लग रहा है उसको पता लग जाएगा कि उसके पास ताकत है, ये एबिलिटी है कि वन शेप और फॉर्म में हम इससे बच पाएंगे। और फिर अगर जो नहीं बच पाएंगे तो वो एक बहुत ही नामुनासिब तरीका अगर इस्तेमाल करेंगे विंडो ड्रेसिंग का, तो ये बहुत ही गलत बात होगी कि फैंटम लोन्स जिनको हम कहते हैं, पेपर लोन्स, कि किसी को आपके नाम पे 100 अरब का लोन बुक कर दिया या 50 अरब का लोन बुक कर दिया 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। वो तो मैं समझता हूँ कि बाकायदा एक मुजरमाना फेल है जिसके ऊपर शदीद कार्रवाई होनी चाहिए, कि लॉ के इंटेंट को सरकमवेंट करने के लिए विंडो ड्रेसिंग टाइप के काम करना जो है वो किसी भी सूरत में मुनासिब या एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, मायूब है। और उसके ऊपर मैं तो समझता हूँ कि शदीद कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दैट सेड, मेरा ख्याल है कि बैंकों के साथ एक दफ़ा बैठ के इसको एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल तय करके, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट के लिए अपनी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी भी जरूरत है ना। अगर 21 में लगा, 22 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब पता नहीं कब होगा क्या होगा। ये जो हमारे यहाँ जो अनसर्टेनिटी है, ये सारे माहौल को ख़राब करने का सबसे बड़ी वजह है। और इसी वजह से आप देखें कि आपसे पहले भी बात हुई थी, ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन की कोशिश थी वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक स्पेक्टेकुलर फेलियर। मैं उसमें ये नहीं कहता कि इस पर्टिकुलर, वैसे तो इस गवर्नमेंट को हम मानते भी नहीं, हम तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो उसके बावजूद इसके कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये मुमकिन नहीं था कि अगर ये 45 की हुकूमत भी होती और एकदम इस तरीके से प्राइवेटाइज करती तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो एकदम जो है वो इस तरह से बी लाइन लगा के उनका इंटरेस्ट नहीं था और ये बात पहले से वाज़ेह थी। और उसके बाद जिस तरीके से उसको किया गया, मैं पूरी आजिज़ी से और ईमानदारी से ये कहता हूँ कि ये कोई सरप्राइज नहीं था। इसीलिए मैं आपको पहले भी बार बार कह रहा था कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। और नतीजा ये हुआ कि आज जो थोड़ी बहुत हिजाब था, कसर थी, वो उतर गया, वो पर्दा उतर गया कि सबको पता लग गया कि हम हकीकी तौर पे कहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन जुबैर साहब, उसके बावजूद भी हमने देखा कि एक फॉरेन कंपनी ने उस 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उस एपिसोड के बाद भी लोग इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं। इवन आपकी अपनी पार्टी की जहाँ हुकूमत है वो सूबा इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है, जबकि जाहिर है कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा एक एयरलाइन को चलाना। KPK से 2 बार ये ऑफ़र की गई कि जी हम एयरलाइन को ख़रीद कर चलाना चाहते हैं। खुद पंजाब की हुकूमत ने और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने भी अपना एक इंटरेस्ट शो किया, बाद में फिर वो पीछे हट गए। बहुत सारे कराची के प्राइवेट ताजिर आ गए थे आगे कि हम मिलकर इसको लेना चाहते हैं। तो ऑफर्स तो लोग कर रहे थे इस हुकूमत के होते हुए और इस पूरी जल्दबाजी वाले एपिसोड के बाद भी। देखिए, हमारे मुल्क में जो
जुडिशल सिस्टम है सन 1954 के तमीजुद्दीन केस से लेकर आज तक, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की जो हाल है वो हैं आपके सामने है, रिकॉर्ड स्टील मिल एक्सेट्रा, ऐसे कार के और ये बहुत सारे केस हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली IBPs की नेगोशिएशन जिस तरीके से हो रही है वो आप देख लें। उनको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारे मौजूदा हालात में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो बिजनेस डूइंग बिजनेस, ठीक है। उनका कोई सरकार कारोबार से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, खा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नमेंट ऑफ KPK हो। मैं समझता हूँ कि कोई तरीका नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है वो चलाने की, एयरलाइन चलाने की, और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला लेगी, भले वो KPK की हो या पंजाब की हो। असली हुकूमत हो, यानी कि ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत हो, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आई हो या धांधली से आई हो। मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी हमारे जहन में बिल्कुल होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी आए, जैसे भी आए, उसका काम है एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, एक कंसिस्टेंट सस्टेनेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ना कि खुद एक कंपेटिटर के तौर पे वो कारोबार में आ जाए और उसके बाद वो हाल करे कि आज जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का है जिस दौर की थी। और आप देख लें इस तरह के जो माशी मामला जो कि मुल्की मफाद से जुड़े होते हैं, फिर उसमें इस तरह की सियासी ऑफर्स करके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं होनी चाहिए कि एक प्राइवेटाइजेशन का अमल जो पहले ही बड़ा सफ़र कर रहा है और फिर उसमें एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आए, एक ऑफर करे, फिर दूसरी ऑफर करे, तो वो बाहर बैठे लोगों को भी एक मजाक उड़ाने का मौका मिलता है ना। फिर टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में इसमें कोई इसको ऐसे बहुत ज़्यादा मायूब तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। एक हुकूमत खा वो पंजाब की है या KPK की है, उनके हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने शायद नेक नीति से सोचा होगा कि अगर ये इतने सस्ते में और मुफ्त में मिल रही है तो हम शायद चला के छोटी मैनेजमेंट के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ इसको बेहतर तरीके से चला लेंगे। मैं नियत पे शक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस ऑफर करने को आप पॉइंट स्कोरिंग नहीं कह सकते। और अगर आप हमें ब्लेम करेंगे किसी चीज पे फैक्चुअली, तो हमें हमारे अंदर इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि हम उसको खुले दिल से सुने और सुन के उसका मंतक से जवाब दें, दलील से जवाब दें, और बजाय इसके कि हम जुबैर साहब नियत पे तो उस वक्त भी शक नहीं था जब अगस्त 2018 में गवर्नमेंट आई, फिर अप्रैल 2022 तक वो रही, और उस वक्त फेडरल और KPK गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट भी पास थी, लेकिन PIA का खसारा उस वक्त भी बढ़ रहा था, PIA उस वक्त भी अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना कि उस वक्त 3 इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स होते हुए जब आप एक एयरलाइन को नहीं होल्ड कर सके या प्रॉफिटेबल बना सके, तो अब सिर्फ एक सूबे की हुकूमत होते हुए महदूद फंड्स के साथ आप कैसे उसको चला सकेंगे? देखिए, सादी सी बात है कि जब तक हमारे मुल्क में एक तरफ करवट नहीं बैठेगा ऊंट कि क्या हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम होना है या नहीं होना, जब तक अगर जमहूरी निज़ाम होना है तो क्या वो कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, खा कोई भी पार्टी जीते, अगर वो एनीथिंग बट फ्री एंड फेयर तरीके से जीते। अगर वो फ्री एंड फेयर तरीके से जो हुकूमत जीत के आएगी, वो जब तक उसके पास अवाम का मैंडेट हो, ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जो जजमेंट थी 63A के ऊपर जिसमें डिसेंटिंग वोट का काउंट ना होना था, ये सेकंड तरमीम में ये पहले से 1974 से मौजूद थी। सो इस तरह की जब तक सियासी पार्टियां मजबूत नहीं होंगी, सियासी हुकूमतें मजबूत नहीं होंगी, जब तक सियासी हुकूमतें मजबूत नहीं होंगी तब तक मुल्क मजबूत नहीं होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, और ये आधा तीतर आधा बटेर के साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस तरीके से पाकिस्तान बर्मा तो बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर गिलानी साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी। मस्तूर नाज़रीन आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।